हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है गाइज। आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि कब जो है फाउंडेशन हुआ था ब्रिटिश एम्पायर का और हमारी इकोनॉमी कैसी थी बिफोर द ब्रिटिश रूल। अब सेक्टर वाइज हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सारे सेक्टर स्टेगनेंट होते चले गए ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटिश रूल। तो आज हम जिस सेक्टर के बारे में देखने वाले हैं वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा क्यों स्टेगनेंट हो गया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों हमारा एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो गया था। बात करें एग्रीकल्चर की तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लाइवलीहुड हमारी डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर की। 75% ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड करती थी एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो इतना ज़्यादा हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं फिर भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे फूड में, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं हो रहा था। तो क्या रीजंस था ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो स्टेगनेंट हो गया था। क्या रीजंस थे, उन रीजंस को हम डिटेल में देखने वाले हैं। सो गाइस, सबसे पहला हमारा रीजन आता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया था क्या, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जिसको हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम क्या होता था कि जमींदार होता था वो फार्मर से एक लगान वसूल करता था। लगान एक काइंड ऑफ टैक्स होता था। जो हमारे कल्टीवेटर्स होते थे, जो हमारे फार्मर्स होते थे, तो जो भी क्रॉप्स वो ग्रो करते थे वहाँ से जो भी अर्निंग आती थी तो उस अर्निंग में से कुछ पार्ट जमींदार को पे करना पड़ता था एज अ लगान। और जमींदार उस लगान को किसको देता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लगान का सम और एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर रखी थी कि जिस डेट को जमींदार को वो पर्टिकुलर अमाउंट का लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। ठीक है, अगर वो दे नहीं पाता था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे जमींदार होने के सारे राइट्स छीन लेती थी। देखो फार्मर की क्या कंडीशन है उससे किसी को लेना देना नहीं है, चाहे वो जमींदार हो या ब्रिटिश गवर्नमेंट हो। जमींदार को फोकस था किस पर, कि लगान लेना है ताकि वो टाइम पर वो अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे सके, ताकि जमींदार के राइट्स उसके मेंटेन रहे। अगर वो पे नहीं कर पाया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको जमींदार से ही हटा देगी। तो यहाँ पर जमींदार अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना इंटरेस्ट देख रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लगान आए और फिर वो अपने डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो यहाँ पे कौन बीच में पिस रहा था, बेसिकली जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में फार्मर की कैसी कंडीशन है, क्रॉप्स ग्रो हुई है नहीं हुई है, कोई लेना देना नहीं है। जमींदार टाइम से कलेक्ट करता था लगान और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखो, जब जमींदार लगान कलेक्ट कर रहा है, मान लो उसको 1000 रुपीज़ ऐसा लगान ब्रिटिश गवर्नमेंट को देने हैं जमींदार को कलेक्ट करके, तो वो फार्मर से 1000 रुपीज़ कलेक्ट नहीं करेगा, ज़्यादा कलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि 1000 तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही दे देगा। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट वो कलेक्ट करेगा, मान लो 1200 कलेक्ट करे तो 200 अपने पास रखे और 1000 रुपीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिए। तो यहाँ पे तो कंडीशन बुरी किसकी हो गई, फार्मर की, कि ऑलरेडी ही प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, ऊपर से लगान देना पड़ रहा है। तो फार्मर की कंडीशन तो और भी गिरती चली गई। और जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे, फार्मर का तो कुछ इंटरेस्ट नहीं देख रहे थे ना कि भाई उनको इरिगेशन फैसिलिटीज़ या फर्टिलाइजर प्रोवाइड करे जाए ताकि क्रॉप्स अच्छी ग्रो हो। ठीक है, तो वो तो अपना फायदा देखने में लगे हुए थे, तो यहाँ पे फार्मर को सफ़र करना पड़ रहा था। देन हमारा सेकंड आता है रीजन, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन का मतलब कि जब हम प्रोडक्शन करें क्रॉप्स का फॉर सेलिंग इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, कि जब मैं किसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रही हूँ मार्केट में सेल के पर्पज से, ना कि अपने कंजम्पशन के पर्पज से। पहले क्या होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले की अगर हम बात करें तो जो फार्मर्स होते थे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे कंजम्पशन के लिए, कुछ थोड़ा बहुत सरप्लस बच गया तो उसको मार्केट में सेल कर देते थे। बट यहाँ पर फोकस करा जा रहा है कि सेल के लिए ही हमें क्रॉप्स ग्रो करनी है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने इंटरेस्ट के लिए क्या करा था, शिफ्ट कर दिया था फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर। फूड क्रॉप्स फॉर एग्जांपल के लिए वीट हो गया, राइस हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अगर फार्मर्स फूड क्रॉप्स को छोड़ के कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स उनको ज़्यादा प्राइस दिया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए फूड क्रॉप्स मान लो 1 kg वीट का प्राइस जो है वो 40 रुपीज़ मिलता था। तो यहाँ पर अगर कैश क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन, जूट, शुगर केन, ग्राउंड नट, मान लो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है तो 1 kg कॉटन के 50 रुपीज़ मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनको फार्मर को क्या लग रहा है कि यहाँ पे फायदा हो रहा है। बट ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे,
उनकी मेंटेलिटी को समझो कि उन्होंने क्यों कहा कि फूड से कैश पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि उनको अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इंडियन इकोनॉमी को क्या बना दिया था, फीडर इकोनॉमी, कि कैश क्रॉप्स ग्रो होगा, मतलब कॉटन, जूट, शुगर, ग्राउंडनट, इनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज, और फिर इन रॉ मटेरियल का यूज करके फाइनल गुड्स को सेल करेगी हाई प्राइसेस पे इंडिया में। तो यहाँ पे डेवलपमेंट किसका हो रहा है? ब्रिटेन का डेवलपमेंट हो रहा है। क्लियर हुआ? जिसकी वजह से क्या हुआ था, फ्रिक्वेंट फेमिन आए थे, शॉर्टेज हो गई थी बहुत ज़्यादा, फूड की अकाल आ गया था, बेसिकली फ्रिक्वेंट फेमाइन आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि फूड क्रॉप्स तो हम ग्रो कर नहीं रहे, कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, और भाई जीने के लिए तो क्या चाहिए, फूड चाहिए ना। जब फूड अवेलेबल ही नहीं होगा, फूड की शॉर्टेज आ जाएगी, तो फेमिन तो आएगा इकोनॉमी के अंदर, और क्या आएगा, है ना। तो यहाँ पे फार्मर्स ने अपना इतना दिमाग लगाया ही नहीं। फार्मर्स ने सोचा कि यहाँ पे 1 kg के 40 मिल रहे हैं, कैश क्रॉप में 50 मिल रहे हैं, बस 50 रुपीज़ उनको ज़्यादा लगे। उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि 50 रुपीज़ अगर उनके पास आ भी रहे हैं तो पहले वो फूड को खरीदते नहीं थे, पहले जितना प्रोडक्शन होता था वो कंज्यूम करते थे, सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे, और थोड़ा बहुत सेल भी कर लेते थे, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी। बट यहाँ पर जो अर्निंग हो रही है वो सारी की सारी तो फूड को परचेज करने में ही स्पेंड हो रही है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे हुआ फार्मर का? नहीं हो पाया डेवलपमेंट। ब्रिटिशर्स ने अपना डेवलपमेंट सोचा, ब्रिटेन का डेवलपमेंट सोचा, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को किस तरीके से रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना है चीप रेट पर, उस पर फोकस करा गया। क्लियर? देन आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी कि एक लैंड पर और ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है प्रोडक्शन इंक्रीज होने की, बट कुछ रिसोर्सेज चाहिए ना, कुछ चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से क्रॉप्स ग्रो हो सके। क्या क्या चीज़ें चाहिए? कि हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड थी, लैक ऑफ इरिगेशन था, अगर हम टाइमली वाटर नहीं देंगे क्रॉप्स में तो कैसे अच्छी क्रॉप्स होगी, है ना, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा। नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर हम यूज नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि फार्मर के पास इंसेंटिव्स ही नहीं थे, पैसे ही नहीं थे कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर सके, इरिगेशन अच्छा कर सके, फर्टिलाइजर यूज कर सके। और जमींदार अपना इंटरेस्ट देख रहा था, जमींदार ने भी कुछ काम नहीं करा फार्मर के लिए, और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपना ही इंटरेस्ट देख रही थी, अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रही थी, तो उसने भी फार्मर्स के लिए कुछ काम नहीं करा। सफर किसको करना पड़ा? हमारी इकोनॉमी को। हमारी इकोनॉमी की कंडीशन उन्होंने कितनी बुरी कर दी। जहां हम एग्रीकल्चर के लिए फेमस थे, सोने की चिड़िया कहा जाता था, और कहाँ उन्होंने कैसी हालत कर दी हमारी इकोनॉमी की, है ना। देन फोर्थ आता है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी एग्रीकल्चर में। क्यों? क्योंकि फार्मर के पास पैसे ही नहीं थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ काम कर ही नहीं रही थी एग्रीकल्चर में। तो स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थी कि हम टेरेसिंग फार्मिंग नहीं कर पा रहे थे। हिली एरियाज में क्या होता है, लैंड इजिली अवेलेबल नहीं होती, तो हिल्स को काट काट के बेसिकली हम फार्मिंग करना स्टार्ट कर देते, टेरेसिंग फार्मिंग कहलाती है वो। ठीक है, तो वो करने के लिए भी तो भाई कुछ टूल्स चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए, इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी हमारे पास। देन फ्लड कंट्रोल, अगर फ्लड आ गई है तो उसको कैसे कंट्रोल करा जाए, और ज़्यादा पानी भर गया है तो उसको ड्रेनेज कैसे करा जाए। तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा नहीं था, फ्लड को भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, टेरेसिंग फार्मिंग भी हम नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं थी, पैसे ही नहीं थे, इंसेंटिव्स ही नहीं थे हमारे पास। ठीक है, देन बात करें टेनेंट्स की। टेनेंट्स होता है जो कि एक लैंड को रेंट पे लेके काम करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। स्मॉल फार्मर्स जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती है। शेयर क्रॉपर्स होते हैं फॉर एग्जांपल के लिए कि मैंने लैंड जो है रेंट पर लिया, बट यहाँ पे क्या होगा कि मैं रेंट जो है मनी में पे नहीं करूँगी। मैंने क्या करा कि मेरी जो लैंड है उसका 1/4 पार्ट क्या कर दूंगी, मैं एज अ रेंट शेयर दे दूंगी, उसका 1/4 शेयर दे दूंगी। तो डेट इज शेयर क्रॉपर, कि जितनी भी क्रॉप्स करी हुई है उसका एक पार्ट में शेयर दे दूंगी, जो शेयर क्रॉपर कहलाता है। कि जिस भी लैंडलॉर्ड से मैंने वो लैंड ली होगी उसको उस लैंड पे जितनी भी क्रॉप्स करी हुई उसका एक शेयर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हैड नो रिसोर्सेज, कि इनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंसेंटिव नहीं थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन को इंक्रीज करा जा सके। ठीक है, ऑलरेडी वो टेनेंट्स हैं, लैंड को रेंट पे लेके काम कर रहे हैं, लैंड ही स्मॉल है, और शेयर क्रॉपर्स हैं, अपनी क्रॉप्स का कुछ पार्ट शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एज अ रेंट दे रहे हैं एक तरीके से मैं कहूँ तो स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट थी। तो देखा तुमने कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेगनेंट बना दिया गया है। कहाँ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अच्छा था
और बिकॉज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के अपने इंटरेस्ट, अपने फायदे के लिए वो काम कर रही थी, हमारी इंडियन इकोनॉमी को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ गया था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पता है इंडिया पाकिस्तान में पार्टीशन हुआ था, तो इसका भी एक एडवर्स इफेक्ट पड़ा, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन का क्या एडवर्स इफेक्ट पड़ा कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की जो जूट की इंडस्ट्री थी ना, उसकी बहुत ज़्यादा मोनोपोली थी। क्यों? क्योंकि जो फर्टाइल लैंड थी जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन होता था वो इंडिया का पार्ट था, बट जब पार्टीशन हुआ तो जो पार्ट जो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज था, इरिगेटेड था, वो किसके पास चला गया? ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम पे बांग्लादेश के पास है। तो जूट का प्रोडक्शन तो वहीं हो रहा है, सारा इंडस्ट्री इंडिया में है, तो इंडस्ट्री को जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन कैसे होगा? तो हमारे जूट की इंडस्ट्री को सफ़र करना पड़ गया था। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेगनेंट बना दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्लास में हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेक्टर वाइज देखते जाएंगे किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करा। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।